हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर को मैं एक स्टोरी की तरह पढ़ाऊंगी। स्टोरी तो वैसे 9th क्लास से शुरू हो गई थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम के अंदर क्या क्या होता है, ये किससे मिलके बना हुआ है। बेसिकली एटम जो है वो एक बेसिक यूनिट होती है मैटर की। बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। अब ये मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। तो मैटर वो होता है विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। जैसे ये पेंसिल है, जैसे ये डस्टर है, तो इसका ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, जहाँ पे वहाँ पे एक जगह भी घेरता है, और इसका एक मास भी होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। आप अपने चारों बहुत से मैटर देखते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई भी करते हैं, जिनका अपना मास भी होता है। अब बात आती है जो मैटर है इसके अंदर क्या होता है। मैटर के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स, मैटर के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं एटम्स, और इन एटम्स के अंदर होते हैं न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टैंड? एटम के अंदर हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स है एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, तो उस वजह से जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो है पॉजिटिव। अंडरस्टैंड? और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। ये तो थी बेसिक सी इंफॉर्मेशन कि मैटर के अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में एटम, और एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। एटम के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो एक बहुत ही छोटा सा होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है। एटम भी बहुत छोटा सा टाइनी सा पार्टिकल होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब बात आती है कि जो न्यूक्लियस है ये एटम से कितना छोटा है। ये एटम से कितना छोटा है? मान लीजिए मेरे हाथ में, सपोज कर लीजिए कि न्यूक्लियस है, मेरे हाथ में एक न्यूक्लियस है, तो जो हमारा एटम होगा वो, उसका रेडियस जो है 5 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। फ्रॉम हेयर मीन जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ से 5 किलोमीटर के रेडियस पे प्रेजेंट होगा क्या? एटम। और उस 5 किलोमीटर के रेडियस पे आप एक सर्कल बना लीजिए, तो इतना बड़ा होता है एटम। अंडरस्टैंड? तो इतना बड़ा एटम है और उसके अंदर छोटू सा न्यूक्लियस है। तो अब बात आती है कि मतलब जो एटम के अंदर काफ़ी ज़्यादा खाली स्पेस होता है, न्यूक्लियस तो बहुत छोटा सा है और बाकी स्पेस क्या है? खाली। तो उस खाली स्पेस में जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे पता चलता है कि एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस बहुत छोटा सा, और न्यूक्लियस के चारों ओर, मतलब एटम के में जो खाली स्पेस होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली यही चीज़ पढ़ेंगे कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है। यही इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट रहेगा, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। अब है कि जो ये एटम है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत से साइंटिस्टों ने काम किया। एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत से साइंटिस्टों ने काफ़ी सालों तक काम किया। तो उनमें से एक साइंटिस्ट थे सर जॉन डाल्टन। सर जॉन डाल्टन, उन्होंने 1808 में एक थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एक थ्योरी दी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद इन्होंने भी एटम के बारे में एक्सप्लेन किया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, बहुत से बीच में बहुत सी थ्योरीज प्रपोज होती रही, तो उनमें से एक थ्योरी थी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ही थे जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ किसकी की है? डिस्कवर क्या किया है? डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ही हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। तो इसकी डिस्कवरी के बाद एक मॉडल आया एटम का, दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम।
अंडरस्टैंड, ये थॉमसन थ्योरी ऑफ एटम। अब उसके बाद एक और थ्योरी आई, वो थी रदरफोर्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फॉयल को यूज़ किया था। उसको यूज़ करने के बाद ही उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसके एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है रदरफोर्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो मैं वन बाय वन आपको इन थ्योरीज के बारे में पढ़ाती हूँ और आपको धीरे धीरे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगने लग जाएगा कि एटम के अंदर होता क्या है और इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनकी मेन पोजीशन क्या है। तो पहली थ्योरी है सर जॉन डाल्टन की, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक, इन्होंने भी कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे। तो पहला पॉस्टुलेट्स था मैटर कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम, वेरी इंपॉर्टेंट, इनडिविजिबल एटम। क्या समझे इस बात से? इस बात से ये मतलब निकलता है कि जो मैटर होता है वो ऐसे एटम से बना होता है जो फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं, जो एटम जो है वो फर्दर आगे डिविजिबल नहीं है। ये था इनका पहला पॉस्टुलेट। सेकंड पॉस्टुलेट ये है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट have identical properties even identical mass, सेकेंड पॉस्टुलेट्स ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट होगा, अगर कोई भी एलिमेंट में उनके जो एटम्स होंगे उनके प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सिमिलर होगी। अगर डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनके एटम्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। सेम एलिमेंट की में जो एटम्स है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, और अगर डिफरेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट में जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये तो थी सेकंड पॉस्टुलेट। फर्स्ट था मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम, सेकंड था कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जांपल अगर वो गोल्ड है तो गोल्ड के पूरे एटम में सिमिलर ही प्रॉपर्टी होगी, वो गोल्ड की ही प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर डिफरेंट एलिमेंट है, एक आपने गोल्ड ले लिया, एक आपने सिल्वर ले लिया, तो उनकी प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगी। गोल्ड अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा और सिल्वर अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। अंडरस्टैंड? यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब है थर्ड पॉस्टुलेट। डाल्टन कहते हैं कि जो कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड कब बनते हैं, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस टू फॉर्म इन अ फिक्स्ड रेशो। मैं बताती हूं, कंपाउंड फॉर्म when different elements of atoms combine in fixed ratio, जब ये फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं तब क्या बनते हैं, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल फेरस प्लस सल्फर क्या बना, फेरस सल्फाइड। इनके एक फिक्स रेशियो है। अंडरस्टैंड? आई होप ये भी थर्ड वाला पॉस्टुलेट भी आपको समझ आ गया होगा। कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एटम कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। अब है पॉस्टुलेट पॉइंट फोर्थ। पॉस्टुलेट फोर्थ बताता है कि
जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसमें एटम की क्या होती है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शंस में क्या होती है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। मतलब इसके क्या मतलब है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेटल, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो नए एटम बनते हैं, ना ही जो पुराने वाले एटम है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, बट क्या होता है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन होता है एटम्स का, उसी में चेंज होता है। अंडरस्टैंड। ये था फोर्थ पास्टुलेट। तो ये थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि जो ये केमिकल रिएक्शन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स है, इससे इन्होंने एक लॉ भी दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, अंडरस्टैंड। मतलब ना तो नए एटम बनेंगे, ना ही पुराने वाले डिस्ट्रॉय होंगे, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन होगा ओनली उन एटम्स का। अंडरस्टैंड। अब ये तो डाल्टन थ्योरी थी। अब इसके भी कुछ लिमिटेशंस थी, लिमिटेशन की वजह से ही तो आगे फिर और थ्योरीज डिस्कवर हुई। तो इसकी लिमिटेशंस, मेनली लिमिटेशन क्या थी, आपको खुद पता लग रहा होगा। इन्होंने क्या कहा था, पहला पास्टुलेट कहा था कि जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, इनडिविजिबल। क्या कहा था कि एटम जो है वो क्या है, इनडिविजिबल, मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं होते, बट फर्दर डिस्कवरी हुई तो एटम के अंदर जो थे वो सब पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे कि एटम्स के अंदर सब पार्टिकल होते हैं, बट इन्होंने कहा था कि एटम जो है इनडिविजिबल है। तो ये इनकी फर्स्ट लिमिटेशंस थी। सेकंड लिमिटेशन ये थी कि बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए, उनके रिजल्ट्स के बारे में भी, मतलब उनके रिजल्ट्स को भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिनके थे पोस्टुलेट्स एंड कुछ लिमिटेशंस। तो उसके बाद बहुत सी थ्योरीज प्रपोज हुई, और उसके बाद एक और थ्योरी आई, दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। पहला था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सेकंड है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ध्यान से, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो एटम है उसकी एक स्फेरिकल शेप है। कैसी शेप है, एक स्फेरिकल शेप है। ये है एटम स्फेरिकल शेप में। स्फेरिकल शेप है, और इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यूनिफॉर्मली, सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। अंडरस्टैंड। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं इनमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इसमें एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मीन्स इसमें बैठे हुए होते हैं। आपने वाटरमेलन देखा होगा ना, उसमें जो सीड है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो रेड वाला पोर्शन वो सारा का सारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है इसमें एम्बेडेड है। पॉजिटिव साइड ये थी इस मॉडल की कि इन्होंने एटम की ओवरऑल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया था। क्या किया था, एटम की ओवरऑल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया था। आपको दिख रहा होगा कि अगर एटम के अंदर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज भी उसमें एम्बेडेड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया था, एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया था। बट एक्चुअल में एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। एक्चुअल में इनका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए ये इसका एक ड्रॉबैक रहा। थॉमसन मॉडल ऑफ थ्योरी, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इस मॉडल को एक और नाम दिया गया वाटरमेलन मॉडल, एक और नाम दिया गया रेजन पडिंग मॉडल, एक और नाम दिया गया प्लम पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल। ये थे इसके तीन नाम, वाटरमेलन मॉडल, रेजन मॉडल एंड प्लम पडिंग मॉडल। मतलब
पडिंग मॉडल, इसमें क्या होता है, इसके ऊपर किशमिश जो है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरह एम्बेडेड होती हैं। अंडरस्टैंड, रीजन क्या होता है, किशमिश। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में क्या बताया गया था। इन्होंने एटम के एक ओवरऑल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया था। अब इसके बाद आया मॉडल रदरफोर्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल। जैसे ही इस थ्योरी रदरफोर्ड का नाम आता है, रदरफोर्ड मॉडल का नाम आता है, तब एक टर्म आ जाती है, दैट इज अल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, आप पूछोगे अल्फा पार्टिकल क्या है। ये अल्फा पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो रेडिएशंस को एमिट करते हैं। जो पार्टिकल रेडिएशंस को एमिट करते हैं उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, रेडियो एक्टिविटी। और उन एलिमेंट को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो रेडिएशंस एमिट करेंगे प्रॉपर्टी कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, और जो एलिमेंट इन रेडिएशंस को एमिट करेंगे दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इन रेडिएशंस को एमिट करने के लिए भी 3 पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट वन अल्फा पार्टिकल, सेकंड वन बीटा पार्टिकल, एंड थर्ड वन गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल, अंडरस्टैंड, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल, ये तीनों पार्टिकल जो है वो रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब मैं इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। ध्यान से याद रखना इस बात को, हीलियम न्यूक्लियाई। और जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। अंडरस्टैंड। अब गामा पार्टिकल, जो ये गामा पार्टिकल्स हैं इनमें कोई पार्टिकल नहीं होता है, इनमें रेडिएशंस होती है। क्या होती है, इनमें रेडिएशंस होती हैं, और ये वेरी हाई स्पीड की रेडिएशंस होती है, हाई स्पीड की रेडिएशंस होती हैं। अंडरस्टैंड। इन तीनों में से जो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा रेडिएशंस हैं, उनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है बहुत कम होती है। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब किसी भी एटम के अंदर घुसने की, मतलब पेनिट्रेट करने की जो पावर होती है वो कम होती है। अब जब रदरफोर्ड ने सबसे पहले तो अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक सेटअप बनाया। क्या बनाया, एक सेटअप बनाया। उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या सेटअप बनाया रदरफोर्ड ने। उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया। क्या लिया, अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेडिएशन ली, अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल लिया, अल्फा पार्टिकल मैंने आपको बता रखा है पॉजिटिवली चार्ज है, हीलियम न्यूक्लियाई, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 4 यूनिट। एटॉमिक मास जो है वो है 4 यूनिट, 4 यूनिट। तो इनके पास बहुत मतलब गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसी स्पीड से ये मूव करते हैं। कौन, अल्फा पार्टिकल्स। अब बात आती है कि अल्फा पार्टिकल आए कहाँ से, कहाँ से आएंगे, ऐसे तो नहीं आ जाएंगे। तो इनके लिए भी हमें कुछ सोर्स चाहिए जहाँ से ये अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेडिएशंस रिलीज होती है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, जो रेडिएशंस को क्या करती है, एमिट करती है। तो हमने क्या लिया, फिर एक रेडियो एक्टिव सैंपल लिया। क्या लिया हमने, रेडियो एक्टिव सैंपल। रेडियो एक्टिव सैंपल लिया, पहली चीज हमने क्या लिया, कि रेडियो एक्टिव सैंपल लिया। दूसरी चीज, पहला रेडियो एक्टिव सैंपल,
रेडियो एक्टिव सैंपल। सेकंड चीज क्या ली हमने, गोल्ड फॉइल, वेरी थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल, गोल्ड का एक बहुत पतली सी फॉइल ली, थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल। ये तो दो चीजें ली। थर्ड चीज क्या ली, थर्ड चीज उन्होंने ली एक स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, उसके ऊपर ही वो रेडिएशंस क्या होंगी, टकराएंगी। अंडरस्टैंड। तीसरी चीज क्या ली उन्होंने, फ्लोरेसेंस स्क्रीन, जो कि जिंक सल्फाइड की बनी है, जिंक सल्फाइड की बनी हुई है, और ये राउंड शेप की होती है। कैसी होती है, राउंड शेप। आई होप यहाँ तक आप सबने लिख लिया होगा। ये एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन ली जो जिंक सल्फाइड की बनी है, एक राउंड शेप की होती है। तो सबसे पहले हमने लिया एक, क्या लिया था, रेडियो एक्टिव सैंपल लिया। सबसे पहले हमने लिया एक रेडियो एक्टिव सैंपल, मान लीजिए ये है रेडियो एक्टिव सैंपल। फिर हमने लिए एक गोल्ड फॉइल, वेरी थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल, और उसके बाद मैंने क्या बताया, एक राउंड सी स्क्रीन ली, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जो कि जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। अब ध्यान से देखेंगे क्या होगा, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल है, मीन्स यहाँ से रेडिएशंस रिलीज होंगी रेडियो एक्टिव सैंपल से, और वो जाके कहाँ टकराएंगी, गोल्ड फॉइल से टकराएंगे, और वहां से ये रेडिएशन स्क्रीन के ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अंडरस्टैंड। ये था उनका सेटअप के लिए उन्होंने तीन चीजें ली, एक रेडियो एक्टिव सैंपल, एक गोल्ड फॉइल, और एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अंडरस्टैंड। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद, इस सेटअप के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस देखी, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, कहाँ से आते, रेडियो एक्टिव सैंपल से, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो गोल्ड फॉइल से एज इट इज ही पास हो गए, जैसे गए थे सीधे स्ट्रेट वे में वैसे ही पास हो गए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो एटम है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा है, खाली है, वहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, खाली है। अगर खाली है तभी तो विदाउट डिफ्लेक्शन वो अल्फा पार्टिकल जो है वो उस फाइल में से पास हो गए। तो पहला क्या था, पहली ऑब्जर्वेशन, most of alpha particles went undeflected। तो इससे क्या पता चला, most of space inside atom कैसा है, एम्प्टी। ये तो थी पहली ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड की। सेकंड क्या थी कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बहुत से छोटे से एंगल पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल। मतलब इससे ये पता चलता है कि जो अल्फा पार्टिकल है इसको जो है कोई ऐसी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है जो इसको क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो मतलब कोई ऐसी छोटी सी चीज़ है वो पॉजिटिवली चार्ज है जो इसको क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। अगर ये कोई पूरी बिल्कुल थोड़ी सी जगह में ही प्रेजेंट है, अगर ये पूरे एटम में प्रेजेंट होती तो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट होते, बट यहाँ पे तो बहुत से ही कम छोटे से एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। तो इसका मतलब एक बहुत छोटी सी चीज़ है, थोड़ी सी जगह में है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जो इनको अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, वो भी स्मॉल एंगल पर। अंडरस्टैंड। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक,
बाउंस बैक का मतलब क्या हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो जैसे गए थे वैसे ही वापस एज इट इज ही वापस आ गए। तो इससे क्या ऑब्जर्व हुआ, इससे ये पता चला कि एटम के अंदर एक छोटी सी चीज़ है बट वो बहुत डेंस है, वो डेंस बहुत एरिया मतलब बहुत डेंस है, उसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल है वहाँ पे टकरा के उसकी गुंजाइश ही नहीं हो पा रही है अल्फा पार्टिकल की दूसरी जगह जा मतलब उसको पास करने की। तो वो क्या हो रहा है कि उस डेंस पार्टिकल से छोटी सी चीज़ से वो दोबारा वापस अपने ही रास्ते में आ जा रहा है, अपने रास्ते से ही वापस आ जा रहा है, मतलब बाउंस बैक हो जा रहा है। तो ये थी थर्ड ऑब्जर्वेशन। पहली थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड, सेकंड थी कुछ पार्टिकल जो थे वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए और कुछ पार्टिकल जो थे वो बाउंस बैक हो गए। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। जैसे ये था, ये हुई रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है। तो कुछ रेडिएशन जो थी वो डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रेडिएशन जैसे आई थी वैसे ही वापस हो गई, ठीक है। कुछ रेडिएशन जो है थोड़े से एंगल में डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ जैसी गई थी वैसे, और कुछ जो है वो सीधे ही पास हो गई डायरेक्ट। किस में से? गोल्ड फॉइल में से डायरेक्टली पास हो गई। यहाँ पे गोल्ड फॉइल है, ये रेडियो एक्टिव सैंपल से आ रही है रेडिएशन। अंडरस्टैंड? आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन के बाद जो है वो आया रदरफोर्ड का मॉडल, जो उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए इन ऑब्जर्वेशन के बेस पे। तो आया, अब इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या दिया गया? रदरफोर्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और इसका एक और नाम भी है अल्फा पार्टिकल फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये आपको पता लग गया होगा अल्फा पार्टिकल क्यों नाम रखा, क्योंकि इसमें हमने अल्फा पार्टिकल्स का ही यूज किया है। अब इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने क्या कहा? पहला पॉइंट कि कोई भी एटम है उसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई भी एटम है उसका सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज होगा और सारा का सारा जो मास है वो एक सेंटर रीजन में ही लोकेटेड होगा, बीच में ही लोकेटेड होगा, जिसका नाम हमने क्या दिया था? न्यूक्लियस। मतलब ये है आपका एटम, एटम के अंदर जो बीच में जो सेंटर वाला पार्ट होगा यहीं पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? लोकेटेड होगा सारा का सारा, और मास भी सारा का सारा यहीं लोकेटेड होगा। इस रीजन का क्या नाम दिया गया था? न्यूक्लियस। तो क्या था? ऑल पॉजिटिव चार्ज प्लस होल मास लोकेटेड इन सेंट्रल रीजन, उसका क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ये तो था पहला पॉइंट कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज है और जो होल मास है वो सारा का सारा न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। सेकंड पॉइंट उसने बताया था कि जो एटम है उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के सराउंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स पाथ में। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं एक फिक्स्ड पाथ में। एक पाथ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या कहा उन्होंने कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड में मूव करते हैं एक पाथ में, जिससे उन्हें क्या नाम दिया था? ऑर्बिट। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को किससे कंपेयर किया था? सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम में क्या होता है? सेंटर में होता है सन और उसके सराउंड में प्लैनेट जो है एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिसे क्या कहा है? ऑर्बिट। आई होप आपको 2 पॉइंट समझ आ गए होंगे। थर्ड पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के सराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियस और
इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में एक फोर्स है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। ऐसा थोड़ा ना कि एक साथ साथ में है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। वरना तो न्यूक्लियस और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता था क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। बट एक फोर्स है जो इन दोनों को एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे बांधे रखता है। तो वो फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उन्होंने थर्ड पॉइंट बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड न्यूक्लियस है उनके बीच में एक फोर्स होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी फोर्स की वजह से इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रहता है, मतलब एक डिस्टेंस में ये दोनों बंधे रहते हैं। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा कि रदरफोर्ड ने बेसिकली किसके ऊपर, अल्फा पार्टिकल्स के बेस पे ही एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था कि बीच में न्यूक्लियस होता है और एटम का सारा मास जो है वो सेंटर पे ही लोकेटेड होता है। सेकेंड उन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं फिक्स पाथ दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। और थर्ड उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस है उनके बीच में एक फोर्स होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किसके साथ कंपेयर किया था? दैट इज सोलर सिस्टम, जिसमें बीच में सन होता है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मतलब प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इस मॉडल की भी, रदरफोर्ड के मॉडल की भी एक लिमिटेशंस है, कुछ लिमिटेशंस है। तो क्या लिमिटेशंस है? लिमिटेशन पहली लिमिटेशन तो ये है, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब इस पॉइंट से क्या समझते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एटम का मतलब, उस टाइम मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर काम कर रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रेडिएशंस एमिट करती हैं। अब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का काम करते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई पार्टिकल जो है जो रेडिएशन एमिट करता है, कोई पार्टिकल्स अगर एक्सेलरेट होता है, मूव करता है, तो वो क्या करता है? रेडिएशन एमिट करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर मूव करेंगे तो वो क्या एमिट करेंगे? रेडिएशन एमिट करेंगे। रेडिएशन एमिट करने की वजह से कैसे रेडिएशन एमिट होती है? इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर की तरफ मूव करता है, फिर दोबारा लोअर में आता है। तो उसने कहा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन एमिट करेगा तो जो सर्कल है वो धीरे 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 जो है वो छोटा होता जाएगा। छोटा होने की वजह से फाइनली वो किसके पास आ जाएगा? न्यूक्लियस के पास ही आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। बट इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो रदरफोर्ड नहीं दे पाया, जो मैक्सवेल ने पूछे थे कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, तो इसके आंसर भी वो रदरफोर्ड नहीं दे पाया था। तो इसीलिए कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये थी इसकी पहली लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन ये थी कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर पोजीशन कहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बेस पे भी वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थर्ड वन था, मैंने अभी आपको बताया कि उस समय मैक्सवेल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर काम कर रहा था, तो ये उसके कुड नॉट एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आगे पढ़ोगे आप, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डुअल नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। डुअल नेचर मतलब इसके दो नेचर हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कौन? रदरफोर्ड। ये थी इसकी 3 लिमिटेशन। फोर्थ लिमिटेशन थी, कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशन लाइंस। एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशन लाइंस,
इसके बारे में मैं डिटेल में आपको जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये थी रदरफोर्ड मॉडल की 4 लिमिटेशंस। फर्स्ट वन, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सेकंड वन, कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली। किस किस का? एनर्जी और उसकी पोजीशन, एनर्जी और पोजीशन। Third one, could not explain the dual nature of electromagnetic radiation. And fourth one, that is could not explain the atomic spectral emission lines. I hope आज आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो मैंने 3 थ्योरीज पढ़ाई उसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। कल इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है वो थ्योरीज हैं, बोहर मॉडल ऑफ थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।